नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया, वहीं साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। नशा मुक्ति सशक्त प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। और खबर ललितपुर से है, जहां मडावरा से महरौनी की ओर जा रही बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बता दें, इस दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक युवा मीडियाकर्मी भी शामिल है। वहीं ग्रामीणों की मदद से चारों युवकों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सक ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया और 2 युवकों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। साथ ही हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। और खबर ललितपुर से है, जहां दीपचंद चौधरी महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने घंटाघर पर 2 पहिया वाहन चालकों को जागरूक किया। दरअसल यातायात नियमों के पालन न करने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, जिसको देखते हुए छात्रों ने आम जनता को जागरूक किया था। इस दौरान एक मीडिया कर्मी ने भी लोगों को जागरूक किया, लेकिन अगले ही दिन ललितपुर के खिरिया लटकुंज गांव में युवा पत्रकार अंशुल दुबे खुद ही सड़क हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो में सवार अंशुल दुबे और उसका एक अन्य साथी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में पत्रकारों में शोक का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेजा है और मामले की जांच की जा रही है। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद के महानगर सह मंत्री अभिषेक पंडित को कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई है। उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी और वहीं विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस फोर्स के साथ मेडिग्राम हॉस्पिटल पहुंचे। हालांकि घटना देर रात की बताई गई है। पूरा मामला गागलहेड़ी की शत्रुघ्न कॉलोनी का। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बजरंग दल कार्यकर्ता के हाथ में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, जनपद सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता को गोली मारने की सूचना है, जिस पर कि उनकी जो लेफ्ट बाहां है उसमें गोली लगी है और इसमें उनकी हालत अभी ठीक है, स्थिर है। उन्हें अस्पताल लाया गया है। उन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया है जिनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी है। जो भी घटनाक्रम है उसकी जानकारी कर तहरीर के आधार पे और अग्रिम साक्ष्यों के आधार पे त्वरित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अमरोहा जनपद के कस्बा जोया से जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ अधिकारियों और कॉलेज के युवाओं ने हिस्सा लिया है। बता दें कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। डीएम राजेश त्यागी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस तरह से अपनी शहादत देकर हमें आजादी दिलाई है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज जोया पुलिस चौकी से यहाँ शहीद स्थल तक एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हम ये संदेश बच्चों के बीच और जनपद वासियों के बीच देना चाहते हैं कि हमारे जो शहीद हैं उनको पूरा सम्मान वंदन नमन हो और साथ ही साथ इस मिट्टी का हम लोग मिट्टी पे गर्व करें और पूरे सम्मान के साथ इसका वंदन करें। आज के कार्यक्रम का मुख्य
और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान की ईंट से मारकर हत्या कर दी गई है। खेत में खून से लथपथ मिला किसान का शव। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस से कर रही जांच। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम भी मौजूद। निगोहा थाना क्षेत्र स्थित पुरहिया गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेत में खून से लथपथ किसान का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस जांच के लिए पहुंची है। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। निगोहा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ की खबर, किसान की ईंट से मारकर हत्या कर दी गई है। खेत में खून से लथपथ किसान का शव मिला है। पुलिस सूचना के बाद पहुंची और जांच में जुट गई है। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। साथ ही आपको बता दें, पुरहिया गांव का ये पूरा मामला है जो अब तक पहुंचाया जा रहा है। थाना क्षेत्र निगोहा स्थित पुरैया गांव में कल देर रात्रि को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 45 वर्षीय एक व्यक्ति हैं जो अपने घर से करीब 100 मीटर दूर घायलावस्था में पड़े हैं। उन्हें तत्काल उपचार हेतु CSC मोहनलालगंज ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल थाना निगोहा पुलिस तथा जो वहाँ के ACP हैं और मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया है, उनके द्वारा भी जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड को भी मौके पे बुलाया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर किसान की ईंट से मारकर हत्या कर दी गई है। खेत में किसान का शव खून से लथपथ हालत में मिला। जब वहां लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है। और अब खबर कन्नौज से है, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में CO प्रियंका वाजपेयी देर रात निरीक्षण पर निकली और इस दौरान उन्होंने बस अड्डे और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था देख जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। CO के औचक निरीक्षण से सराय मीरा में हड़कंप मच गया। और ये खबर भी कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चोरों ने 2 घरों में धावा बोलकर लाखों का सामान चोरी कर लिया है। साथ ही बक्से का ताला तोड़ नकदी सहित जेवर भी ले गए हैं। खटपट की आवाज सुनकर घरवाले जागे तो चोर वहां से फरार हो गए। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के खोजीपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। वही सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। चोरी क्या क्या चोरी में गई है, क्या हुआ और कई जगह चोरी हुई है? 2 जगह। अच्छा, क्या क्या गया आपका? 15,000 रुपए, हाँ एक अंगूठी जी, और झुमकी, पायलें, तोड़ियाँ। आपने कैसे जाना, कब जाना? जब 3 बजे उठे तब जाना। और अब खबर कन्नौज से है, जहां थाना समाधान दिवस में फरियादियों की भीड़ देखने को मिली। समाधान दिवस पर SDM सदर अविनाश कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण किया है। आपको बता दें, राजस्व विभाग की शिकायतों का SDM ने घंटों बैठकर समाधान कराया और संबंधित लेखपालों को मौके पर भेजकर SDM ने जांच करवाई। SDM बोले कि थाना समाधान दिवस की शिकायतों का निपटारा करने के लिए प्राथमिकता। इस मौके पर सदर कोतवाली पहुंचे SDM के साथ कोतवाल अजय अवस्थी भी मौजूद रहे। तो वहीं योगी सरकार अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई करने के लाख दावे कर रही है, लेकिन कानपुर दक्षिण में 1-2 नहीं बल्कि करीब सैकड़ों की संख्या में अस्पताल अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं करने के उन पर आरोप लगे हैं। सिर्फ नोटिस के माध्यम से औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। कागज का टुकड़ा समझ डस्टबिन में उसे डालकर अस्पताल संचालित यहां पर किए जा रहे हैं। अस्पतालों की खामियों की बात की जाए तो फायर विभाग की NOC तक नहीं है। अस्पताल में अनुभवी स्टाफ की जगह झोला छाप लोगों जो है वो इलाज कर रहे हैं। आशा बहू और दलालों की लंबी गैंग मरीज को इन अवैध अस्पतालों के हवाले सौंप देते हैं और उसके बाद अस्पताल में मौजूद अनट्रेंड स्टाफ मरीज पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं।
कानपुर दक्षिण के अस्पतालों की बात की जाए तो जितने भी हॉस्पिटल हैं सब बिना मानक के चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सीएमओ, सीएफओ हो या स्वास्थ्य विभाग हो, इनकी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जितने अधिकारी हैं सब अपने खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। हॉस्पिटल की बात करी जाए तो इनमें स्टाफ की बात किया जाए तो इनके पास ना ही कोई डिग्री है, ना कोई नर्सिंग स्टाफ है, तो इनके पास भी कोई डिग्री देखने को नहीं मिलती है। फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो ना इनके पास एनओसी है फायर ब्रिगेड की, और मानक के विहीन हॉस्पिटल चल रहे हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले ब्रजेश पाठक आए हुए थे जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ साहब से साफ बताया था कि जितने भी हॉस्पिटल होंगे उनके सब हॉस्पिटल के आगे नंबर, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य होगा। लेकिन आपको बता दें, जितने भी हॉस्पिटल हैं किसी के आगे ये सुविधा देखने को आपको कहीं नहीं मिलेगी। मरीज अपना इलाज कराने जाते हैं लेकिन उनको वहां पे सिवाय मौत के और कुछ देखने को नहीं मिलता है। कारण ये है कि झोला छाप हॉस्पिटल है, जो उसमें जो जितने डॉक्टर हैं किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, सब बिना डिग्री के चल रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं दक्षिण में जो घरों के अंदर चल रहे हैं, जो रेजिडेंशियल घर होते हैं उनको कॉमर्शियल बनाकर हॉस्पिटल का रूप दे दिया जाता है। कानपुर से हर खबर के लिए विनय कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर कानपुर से है, जहां रक्षाबंधन से पहले एक रिश्ते और इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एक कलयुगी भाई ने रिश्तों को कलंकित करने का यहां पर काम किया है। आपको बता दें, सगी बहन के साथ कई सालों से तांत्रिक भाई दुष्कर्म कर रहा था। इतना ही नहीं, इस पूरे षड्यंत्र में पीड़िता की मां भी शामिल है। वहीं अब पीड़िता ने कल्याणपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने कलयुगी भाई को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला पनकी रोड चौकी का बताया जा रहा है। मैंने अपने भाई पे मुकदमा लिखवाया है। आपने अपनी माँ पे भी आरोप लगाया है क्या? हाँ, उनको पूरी जानकारी थी इस वजह से। क्या मेरा भाई मुझे मारता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसका आपने विरोध नहीं किया? माँ से अपनी माँ कहा नहीं? मैंने अपनी माँ को बताया हुआ था, पर माँ कानपुर जेल में अपनी तरह का अनोखा प्रयोग शुरू होने जा रहा है। इसके तहत बंदियों के एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करके जेल रेडियो की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत बंदी अपने मनपसंद गाने सुन सकेंगे और साथ ही सरकार की योजनाओं, खबर और जानकारी भी उनको दी जा सकेगी। इस जेल रेडियो को बिल्कुल एफएम की तर्ज पर चलाया जा सके, इसके लिए एफएम के मशहूर आरजे को बुलाया जाएगा, जो यहाँ के कैदियों को आरजे बनाने की ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग मिलने के बाद वही कैदी जेल रेडियो में आरजे का काम करेंगे। इस रेडियो के माध्यम से जेल प्रशासन अपने आदेश भी जारी कर सकेगा। इस जेल रेडियो को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू करने की योजना बनाई गई है। और अब खबर ललितपुर से है, जहां किसानों ने तिरंगा यात्रा निकालकर डीएम आवास पर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान जमकर सरकार और अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी की गई। किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, जिसका भविष्य में नुकसान उठाना होगा। ट्रैक्टर पर सवार तिरंगा लेकर शहर में घूमकर अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक महिलाओं के साथ पुरुष जिलाधिकारी आवास पर प्रदर्शन करते रहे। इस प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की गई। जो 13 महीने का आंदोलन हम लोगों का चला है, एनएसपी कानून था, वो सरकार ने वादा खराबी की, हम लोगों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया। और हमारी एक्शन से और जिला लेवल पे हमारी जो समस्या है, यहाँ के जिला प्रशासन के जो अधिकारी है, हम लोगों की बात सुनते नहीं है। तो आज हम लोग इसलिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए कि हम किसानों की समस्याएं सुने। 40,000 किसानों के दाखिल खारिज नहीं हो रहे। सीधी बात है, क्या रूलिंग है, हमारे दाखिल खारिज होना चाहिए, नहीं तो 12 साल बाद क्या होगा कि जो रजिस्ट्री कर देगा वो उसको 12 साल में जमीन भी मिल जाएगी और रुपया मिल जाएगा। कंपनीज की समस्याएं हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर की समस्याएं हैं, सभी अधिकारियों से बात करके समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। और आज का प्रदर्शन था किस मामले में प्रदर्शन था? यही बैंकिंग सेक्टर है, बीमा सेक्टर है और कुछ दाखिल खारिज की प्रॉब्लम है, मेरी बंधक भूमि के दाखिल खारिज।
अमरोहा के आलमपुर कैंच गांव में चोरों ने देर रात सुरंग बनाकर एक घर से लगभग 3 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया है। पीड़ित ने बताया कि रात लगभग 12 बजे के बाद पूरा परिवार सो गया। उनके सोने के बाद चोरों ने घर के पीछे की तरफ से सुरंग बनाकर घर में रखे 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने बताया कि जब परिवार सुबह सोकर उठा तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। भैया रात जो है 12:30 बजे के समथिंग में जाकर आया। मैंने इस कमरे से खल चोकर भी रखी हुई है, भैंसों को डाला, भैंसों को पानी पिलाया रात। लेकिन उसके बाद जब आदमी 12 बजे तक जागता है तो ये नींद तो आती है। उसके बाद सो गया मैं। सुबह को जब बच्चे उठे स्कूल के लिए तैयार होने के लिए तो जी गेट नहीं खुला है। तो लड़की बोली हमारे पापा गेट नहीं खुल लिया। बोला बेटा देख ले कहीं भैया अंदर हो, कपड़े बदल लिया हो। बोला पापा है ना अंदर हो। जब भैया मैं खिड़की में झांक कर देखा बाहर से शीशे में तो कोमल कटा हुआ। लगभग कितने रुपए का सामान चोरी हुआ हो रहा है? भैया लगभग 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर की तो है चीजें, जिसमें सोने का सेट है और जी वो है, कई सामान है, कई चीजें हैं और जी 50,000 रुपये नगद है भैया। टोटल कितने रुपए की चोरी है? टोटल बैठे हैं 3 लाख के समथिंग। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली विभाग के जेई के खिलाफ धरना, किसानों ने लगाए जेई पर अभद्रता का आरोप। बिजली चोरी के नाम और उत्पीड़न का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। छिबरामऊ बिजली घर के बाहर किया प्रदर्शन, किसानों के घरों में छापे बंद करने की मांग, जेई को बिजली घर से हटाने की मांग यहां पर की गई है। खबर आप तक पहुंचाई जा रही है कन्नौज से। बिजली विभाग के जेई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने लगाए जेई पर अभद्रता करने का आरोप। साथ ही आपको बता दें बिजली चोरी के नाम पर उत्पीड़न करने का यहां पर आरोप लगाया गया है। छिबरामऊ बिजली घर के बाहर यहां प्रदर्शन किया गया है। घरों के छापे बंद करने की यहां पर मांग की गई है। कन्नौज से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग के जेई पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, अभद्रता का आरोप लगाया, साथ ही बिजली चोरी के नाम पर उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बिजली विभाग के जेई के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। कन्नौज की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन बानू ने, हमारी पूरे जिले की टीम ने यहाँ बिजली विभाग में प्रदर्शन किया अजय अवस्थी के खिलाफ। अजय अवस्थी की जो मनमानी चल रही है इस समय शहर के अंदर और गांव में, शहर में बिना कहे कनेक्शन काट देते हैं और बिल जमा करने आता बकाया तो यहाँ पे बिल जमा नहीं होता और कनेक्शन आप काट रहे हैं। जो बत्ती लगाते हैं जो ठेकेदार हैं उन्होंने कहा कि हम चुप हैं, आपको तार हमें आर्डर नहीं है लेकिन हम तार आपके यहाँ लगा देंगे। कौन था, क्या नाम? हमको नाम नहीं मालूम है, कोई पंडित है कहीं का वो। आज बिजली विभाग में बिजली घर पर प्रदर्शन किया अवस्थी जेई साहब अजय अवस्थी, जिनको लेके इनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। पूरे क्षेत्र में हम सभी किसान हैं, जबकि ये पूरे उत्तर प्रदेश और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी पता है कि इतनी बारिश हुई है जिससे चलते मूंगफली खत्म हो गई, मक्का खत्म हो गई। हम सभी लोग अन्नदाता हैं, अन्न पैदा करें, नुकसान झेलें। और अब खबर कन्नौज से है, जहां नवागंतुक एसपी अमित कुमार आनंद डीएम सुब्रांत कुमार शुक्ला के साथ इंद्रगढ़ थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाना समाधान दिवस में लोगों की शिकायतों का निपटारा किया। साथ ही उन्होंने कई बार आ चुके फरियादियों की सुनवाई न होने पर नाराजगी भी जताई और दोनों अफसरों ने कई शिकायतों का निपटारा कराया। बता दें कि एसपी ने पुलिस बल को राजस्व संबंधित शिकायतों को 48 घंटे में निपटाने के निर्देश दिए हैं। और अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर नशा मुक्ति अभियान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया आपके आशीर्वचन के लिए हम सब लालायित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर
आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, यूनिसेफ के चीफ ऑफ हेड ऑफिस मिस्टर जाकरी एडम, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर। तो वहीं हनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले कई सालों से मरीजों की सेवा में तत्पर है। मरीजों को होम्योपैथ के जरिए निःशुल्क इलाज देने के लिए हर रविवार को कैंपवेल रोड पर स्थित क्लिनिक से निःशुल्क दवा वितरित की जाती है। मरीजों की जांच भी इस दौरान निःशुल्क होती है। बता दें कि शनिवार को आयोजित कैंप में दवा वितरित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर ए के त्रिपाठी की क्लिनिक पर पहुंचे। यहां मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर ए के त्रिपाठी ने कहा कि 2013 से लगातार वे निःशुल्क दवा का वितरण कर रहे हैं। साथ ही मरीजों को निःशुल्क जांच का भी फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए निस्वार्थ सेवा में ट्रस्ट लगा हुआ है ताकि गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जा सके। मैं बताना चाहूँगा कि ये 9 देशों से जो है सम्मान का मतलब ये है कि एक्चुअली जो है जो हमारा ट्रस्ट है डॉक्टर हनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी स्थापना जो है होम्योपैथिक को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी और उन तमाम गरीब और असहाय लोगों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं उनको देने के लिए की गई थी। उसके द्वारा हमें 1100 कैंप जो है हमने कंप्लीट किया और 1100 कंप्लीट होने के बाद उसके जो उपलक्ष्य में जो है कुछ जो है यहाँ पे अवार्ड फंक्शंस रखे गए जिसमें जो है। और अब आपको सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। के लिए बैंक से फाइनेंस के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आना और समय पर यह परियोजना जब खड़ी होगी तो इसके माध्यम से इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न या उसके खेत में जो घास पैदा होती है उसी को इथेनॉल के रूप में इस्तेमाल कर, उसी को इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा तो यहां के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पेट्रोल क्षेत्र में देश की सरकार को भी विदेशी मुद्रा को देने में, विनिमय करने में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पैसा अभी पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के बाजार में जाता है, गल्फ कंट्रीज को जाता है, वही पैसा हमारे किसानों की जेब में जाएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। सहजनवा क्षेत्र में इस प्रकार का उद्योग लगे, ये एक कल्पना थी। और भाइयों बहनों, आप तो सब जानते हैं ये फैक्ट्री वहां लग रही है। देखिए, यही सोच, यही है फर्क सोच में। आज से 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एक बूचड़खाना लगाना चाहती थी और हम लोगों ने उस समय यहां बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उनको बूचड़खाना पसंद था तो एक बूचड़खाना लगा रहे थे। यहां के आसपास के सभी लोगों ने इसके नाराजगी व्यक्त की थी और एक आंदोलन खड़ा हुआ था और बूचड़खाना लगने से रोका गया था। आज इसी क्षेत्र में
किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए और कई गुना बढ़ाने के लिए एक इथेनॉल प्लांट का, अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का आधारशिला रखी जा रही है और इसके माध्यम से विकास की प्रक्रिया के साथ सहजनवा को, गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था यहां पे एक डेयरी का भी निर्माण हो रहा है। यहां पर एक नया उद्योग पाइप निर्माण की, उसके निर्माण का उद्योग भी यहीं पर लग रहा है। यानी ये दो बड़े उद्योग पहले से यहां पे लग रहे हैं और एक तीसरा उद्योग यहां लग रहा है। सोचिए, यहीं पर 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बूचड़खाना लगा करके इस पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर देती, कोई अन्य उद्योग नहीं लग पाता, लोगों का आना जाना दूभर हो जाता, किसान अपने जानवर को बचाने के लिए मजबूर होता और ऊपर से मनुष्य नहीं, चील और गिद्ध मंडराते हुए दिखाई देते। लेकिन आज यहां पे बूचड़खाना नहीं, आज तो यहां पर एक तरफ डेयरी लग रही है, दूसरी तरफ पाइप मैन्युफैक्चरिंग की एक नई अच्छा प्लांट स्थापित हो रहा है और फिर यहां पर कियान डिस्टिलरीज के द्वारा अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है, जो 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। आप सोचिए, आप में से कितने लोग होते जो बूचड़खाने में काम करने को तैयार होते? मुझे लगता है कि सहजनवा का तो कोई व्यक्ति नहीं काम करता और गोरखपुर का भी कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता, लेकिन डेयरी में तो बहुत सारे लोग काम करने को तैयार होंगे ना। डेयरी तो आधुनिक डेयरी है और दुग्ध कलेक्शन गांव-गांव में दुग्ध समितियों का गठन करके भी। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।